Hello friends, welcome to our channel Dhakad Brains. Dear friends, today we are going to start a new topic from 10th class NCERT, that is a poem, okay, Dust of Snow. Very short, very simple and easy poem is here, okay, Dust of Snow. So don't जज अ बुक बाय इट्स कवर. जनरली आपने सुना होगा कि पोम जो है, ठीक है, जितनी आपको छोटी दिख रही है उतनी छोटी है नहीं, बिकॉज इट हैज़ डीपर एंड लार्जर मीनिंग. इसका जो मीनिंग है बहुत गहरा है, ठीक है, बहुत ही मतलब फिलोसफिकली बहुत गहरा मीनिंग है, बड़ा मीनिंग है, राइट. देखिए सिंपल सा अगर देखें इसको हम पढ़ते हैं. या वी सी हियर दैट व्हाट डस्ट ऑफ स्नो द वे, ओके, द वे अ क्रो. फर्स्ट लाइन, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. देखो फर्स्ट स्टेंजा बोल रहा है क्या कि कैसे रास्ते में जो पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, वो जा रहे हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, कहीं जंगल में घूम रहे होंगे, निकल रहे हो कहीं से. ओके, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, कैसे उन्होंने एक क्रोवे ने मतलब एक ट्री से, अब ट्री कौन सा है, हेमलॉक ट्री है, वहां से क्या गिराई है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट के कुछ पार्टिकल, सॉरी स्नो के कुछ पार्टिकल है ना, गिराए हैं. किसके ऊपर गिराए हैं, पोइट के ऊपर. देखो ये पहले स्टेंजा में ये घटना घटी क्या कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से कौवे ने रास्ते में, ठीक है, क्या गिराया है, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के कुछ डस्ट, स्नो के कुछ पार्टिकल उसके ऊपर गिराए. तो इस इंसिडेंट ने, इस घटना ने क्या किया है, देखो ये छोटी सी घटना है, इस घटना ने कवि का क्या किया, कवि का पूरा मूड चेंज कर दिया. इट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. यस, दिस इंसिडेंट हैज गिवन माई हार्ट, मतलब ये जो घटना हुई पहले स्टेंजा में, इस घटना ने क्या कर दिया, पोइट का पूरा मूड चेंज कर दिया. एंड नॉट ओनली चेंज्ड हिज मूड बट ऑल्सो सेव्ड हिज सम पार्ट ऑफ डे, उसके दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया. ओके, अ डे आई हैड रूड ऑलरेडी, जो उसने दिन, उस दिन को कुछ हिस्सा रूड मतलब कुछ पछताने में, उदास रहकर उसने बर्बाद किया, दुखी रहकर, अफसोस करते हुए, रिग्रेट, पश्चाताप करते हुए उसने उस दिन को क्या वेस्ट किया, ठीक है, और बर्बाद किया. उसका कुछ हिस्सा, उस दिन का कुछ हिस्सा उस इंसिडेंट ने बचा लिया. अब वो इंसिडेंट क्या, देखो ये प्रकृति के बीच में है. पॉइंट बोलते हैं ना, प्रकृति की जब हम गोद में होते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल जाता है, ठीक है. तो पॉइंट के सामने कुछ समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन समस्याओं को शॉर्ट आउट किया किसने, इस एक छोटी सी घटना ने, ठीक है. एक छोटी सी घटना जो है प्रकृति के बीच में होती है, कैसे प्रकृति हमारे समस्याओं को हील करती है, हमारे प्रॉब्लम्स को हील करती है. तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि इस पोम में पोइट ने ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदरता के साथ प्रकृति की हीलिंग पावर को डिस्क्राइब किया है. यस फ्रेंड्स, बाकी आपको पता है प्रकृति कितनी पावरफुल है, प्रकृति कितनी महान है, अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलर है प्रकृति, एक महान हीलर बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है. सो हियर द पोइट एक्सप्लेन्स दैट हाउ अ स्मॉल एक्ट, एक छोटी सी घटना है, एक स्मॉल एक्शन हुआ है, कौन सा कि भाई सिंपल सा ऊपर से डस्ट का गिरना, बर्फ की डस्ट का गिरना, इट हैज चेंज, ओके, इट हैज गिवन अ चेंज इन पोइट्स मूड, और पोइट के मूड में पूरा चेंज आ जाता है, राइट. तो एक छोटी सी घटना घटती है, वो कैसे मतलब पोइट का पूरा मूड चेंज होता है, बिकॉज ड्यू टू ऑफ नेचर ओनली. ये प्रकृति है, प्रकृति की पावर, प्रकृति अब कुछ भी कर सकती है, ठीक है. सो द पोइट हैज ब्यूटिफुली रिप्रेजेंटेड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ये कह सकते हैं हम उसकी एक ब्यूटीफुली उसने हीलिंग पावर को डिस्क्राइब किया, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है. और ये हम भी देख सकते हैं कि हाउ नेचर कैन अपलिफ्ट अ बैड मूड, कि नेचर जो होती है हमारे कैसे बैड मूड को अपलिफ्ट कर सकती है. हम कितने भी उदास हो, कितने भी दुखी हो जाए, लेकिन जब हम प्रकृति के बीच में जब जाएंगे, प्रकृति की गोद में अगर जाके बैठेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे मूड में बदलाव आएंगे, हमारा मन आनंद से भर जाएगा. जब किसी फूल को आप देखोगे तो आपका मूड कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन उसको देखकर एक थोड़ा सा उसकी खुशबू को, उसकी सुंदरता को देख के आपके मूड में चेंजेस आएंगे, ठीक है. सो ये हम देख सकते हैं कि भाई पॉइंट ने देख बताया कि भाई स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इंजा में देखा हमने कि उदास है, दुखी है, अफसोस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ दिन का हिस्सा बर्बाद कर दिया, कुछ प्रॉब्लम है उसको, कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम में है. बट ये देखा उसने, पॉइंट ने, कि भाई जो उसकी प्रॉब्लम्स है, हाउ पेटी दिस प्रॉब्लम्स आर, ये प्रॉब्लम्स कितनी छोटी है, बिकॉज देखो छोटी सी घटना ने उसके मूड को चेंज कर दिया. तो उसको रियलाइज हो गया, द पॉइंट रियलाइजेस हियर दैट कि हाउ पेटी हिज प्रॉब्लम्स आर, हमारी समस्या कितनी छोटी है.
बोलते हैं तुच्छ है, इस प्रकृति की मतलब प्रकृति के सामने या प्राकृतिक चीजों के सामने हमारी समस्याएं बहुत तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, राइट? So how petty our problems are in front of the natural things, right? So very beautiful poem is here. Let us discuss more about the poem. We'll see how the poetic device is used. Full explanation we'll see. ठीक है, हम देखेंगे और क्या कि ये जो स्नो सॉरी क्रो, ठीक है, क्रो है यहाँ पर, और ये क्रो है, और क्रो के साथ हमने देखा क्या हेमलॉक ट्री है, यस, क्रो एंड हेमलॉक ट्री दे बोथ आर, ठीक है, ये जो दोनों हैं ये इनऑस्पिशियस माने गए हैं, इनको अशुभ माना गया है, लेकिन देखो ये अशुभ होते होते जो अशुभ है प्लस इनको बोल सकते हैं ये नकारात्मकता को दर्शाते हैं, इनके बावजूद इवन आफ्टर दे रिप्रेजेंट नेगेटिविटी, ओके, दे आर चेंजिंग द पोइट्स मूड एंड दे आर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड जॉय इन हिज लाइफ। कैसे मतलब पोइट की लाइफ में खुशी ला रहे हैं, उसका दिन जो बर्बाद हो रहा है उसको बचा रहे हैं, और उसका दिन जो उदासी में उसका जो दिन बीता, दुखी में होकर उसका जो दिन बीता, वो दिन अब उसको बाकी का जो दिन बीतेगा, वो बाकी का जो समय बीतेगा वो खुशी के साथ बीतेगा, ठीक है, विद हैप्पीनेस ही विल, विद जॉय ही विल स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ द डे, राइट? सो वेरी नाइस पोएम, लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द पोएम हियर. So let us see the theme of the poem here. As already we have discussed that the poem gives the message is here, the message is very clear that the poet is describing how nature, how powerful nature is, okay, कि nature कितनी powerful है. See here the same thing is like the theme of Robert Frost's poem Dust of Snow, okay, is that nature's कैपेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, की नेचर हमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, ठीक है, हमें नेचर कितनी नेचर के कारण कितना बदलाव हमें आ जाता है, राइट? सो नेचर्स कैपेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग हाउ इट कैन अल्टर्स वंस एटीट्यूड एंड व्यू पॉइंट, कि नेचर हमारा कैसे नज़रिया, हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, ठीक है, हमारे फीलिंग्स कैसे नेचर चेंज कर देती है, ठीक, बिकॉज इट्स अ नेचर्स हीलिंग पावर, राइट? देन the crow in the poem and the hemlock tree both are considered inauspicious, इनको inauspicious अशुभ माना गया, डिस्क्राइब मतलब जनरली हम देखते हैं कोआ और ट्री जो होते हैं वो inauspicious होते हैं, उन दोनों को यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ठीक है, बट दो दे आर inauspicious but alter his they both they change poet's mood, ये दोनों जो होते हैं inauspicious अशुभ है, लेकिन वो दोनों जो होते हैं वो पोइट के मूड को चेंज कर देते हैं, एंड जस्ट फ्रॉम रिग्रेट टू जॉयस, मतलब वो कैसे, मतलब वो रिग्रेट सैड से मतलब खुशी, मतलब दुखी से खुशी की ओर लेके आते हैं, कौन, ये क्रो एंड हेमलॉक ट्री, राइट? सो वंस अगेन रीडिंग द लाइन means the crow and hemlock tree both are considered inauspicious, so still they are capable, though they are inauspicious अशुभ होते हैं, so they change poet's mood दैट ऑफ रिग्रेट टू जॉयस, मतलब रिग्रेट से, ठीक है, मतलब पश्चाताप, उदास जो था वो पछता रहा था किस टॉपिक, किस चीज़ को लेके, उससे कैसे वो जॉयस हो जाता है, मतलब उसका जो मूड होता है पूरा आनंद से भर जाता है, राइट? देन हियर द सेम कंटेंट, द सेम लाइन्स आर हियर, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, रास्ते में एक कौवे ने कैसे मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई फ्रॉम हेमलॉक ट्री, और कहाँ से गिराई, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, ठीक है, और ध्यान रखना इसमें सेंटेंस ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, राइट, ठीक है, जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, इनवर्जन, राइट, ये पोएटिक डिवाइस है इन्वर्स, जहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता उसको हम इन्वर्जन कहते हैं. सो हाउ दिस इंसिडेंट, मतलब सोचो एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट में मतलब एंटर हो रहा है पोइट, मतलब यहाँ से वो इस घटना में मतलब इस सिचुएशन में था कि उसका मूड पूरा सेट था. सो इस सिचुएशन में क्या हुआ, सडनली उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है कोवे के कारण, कहाँ कोवा गिराता है, कहाँ से गिराता है, हेमलॉक ट्री से गिराता है. सो दिस जस्ट चेंजेस हिज मूड एंड ही जस्ट एंटर्स इन अ न्यू सिचुएशन, नए एक माइंडसेट के साथ वो नई परिस्थिति में आ जाता है जिसको वो आनंद से भरा हुआ है, जिसमें वो पूरा खुशी से खिल उठता है, आनंद से प्रकृति को एंजॉय करता है. सो दिस हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, जो उसने ऑलरेडी रूइड किया था, ठीक है, रिग्रेट में.
Then here explanation is also given. The poem is set in a scene where the poet is in a bad mood, वो एक bad mood में है, upset है, उदास है, and is walking by a tree, एक ट्री के पास, एक हेमलॉक ट्री के पास वॉकिंग कर रहा है, ठीक है. हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री जो होता है पॉइजनस होता है, विथ वाइट फ्लावर्स. ओके. एज ही पासेस बाय, जैसे ही वहां से निकलता है, अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम, उसके ऊपर स्नो डस्ट गिरा देता है वो, ठीक है. स्नो डस्ट ऑन हिम, कौवा जो होता है ऊपर से कहीं स्नो डस्ट गिराता है, ठीक है. वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर इज अननोन, वो या तो उसके हेड पे गिरती है या उसके शोल्डर पे गिरती है, ये क्लियरली मेंशन नहीं है इस पोम में, ठीक है. वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर इज अननोन एज देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोम. ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट बर्ड्स स्पेसिफिक एक्शन. यस, बर्ड का भी एक्शन यहाँ पे नहीं दिखा है कि बर्ड बैठ रहा था कि भाई वो उड़ रहा था. वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग, या तो लैंड कर रहा था, या फिर शिवरिंग, या तो ठंड से वो कांप रहा था, राइट, या फिर रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच, या तो वो अपने आप से वहाँ पे रीएडजस्ट कर रहा होगा, एडजस्टमेंट कर रहा होगा बैठे हुए, ठीक है. और टेकिंग ऑफ, या फिर उड़ने वाला होगा, राइट. इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ, मतलब बर्ड के कुछ मूवमेंट के कारण, कुछ एक्शन के कारण क्या होता है, दैट एक्शन ऑफ बर्ड्स कोज्ड, ओके, टू सेंड सम पार्टिकल ऑफ सम स्नो अपॉन द ऑथर, ऑथर के ऊपर वो स्नो गिरते हैं. हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, यहाँ पे दो एजेंट यूज किए, आपसे क्वेश्चन बन सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट कि टू एजेंट्स ऑफ नेचर यहाँ पे बताए गए हैं, हेमलॉक ट्री एंड द क्रो. हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम. देखो फर्स्ट स्टेंजा में इन दोनों का यूज किया गया है, फर्स्ट स्टेंजा में जो कि नेगेटिव और इनऑस्पिशियस को भी दर्शाते हैं, ठीक है. ये सैडनेस और ग्लूम को दिखाते हैं, राइट. जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वॉज इन द ओपनिंग सीन, जैसे कि पोइट का जो ओपनिंग लाइन्स में उसका मूड डिस्क्राइब किया गया है, बिकॉज दीज आर नेगेटिव, okay, these two agent of nature, they are the signifiers of sadness and gloom. Afterwards, for reasons unknown, कोई रीजन यहाँ पे एक अननोन है, वो रीजन क्या है, कोई अननोन रीजन के कारण क्या है, पोइट जो है उदास है, दुखी है, ओके. द ऑथर वॉज हैविंग टेरिबल डे, उसका दिन पूरा खराब जा रहा था. बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड और शोल्डर, ओके, लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, सडनली उसका मूड लिफ्ट अप हो जाता है, मतलब उसका मूड चेंज हो जाता है, वो नेगेटिव से उसका मूड पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज ही जस्ट कैम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर, वो नेचर के कॉन्टेक्ट में आया, प्रकृति के बीच में आया. दैट थिंग हैज चेंज्ड और लिफ्टेड अप हिज मूड. ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड, ऑलरेडी उसने अपना दिन बैड मूड में खराब कर दिया. बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड, लेकिन उस इंसिडेंट के कारण, उस एक्शन को, क्रो के एक्शन के कारण, जो वो डस्ट उसके ऊपर गिराई जाती है, उसके कारण क्या होता है, रेस्ट ऑफ डे वॉज सेव्ड, उसका बाकी का जो दिन बर्बाद होने से या उसको ऐसे ही नेगेटिविटी के साथ स्पेंड करने से बचा लिया गया, ठीक. वॉज सेव्ड बाय द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, मतलब किसने बचाए, हेमलॉक ट्री और क्रो ने, ठीक है. और डस्ट ऑफ स्नो भी बोल सकते हैं हम. तो उसका जो दिन बाकी हुआ, बचा हुआ दिन किसने बचाया, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ओके. Generally, hemlock tree and crow are used for negative. Just here, as we discussed, what the hemlock tree, okay, and the crow are used for negative references. इनका negative reference में use किया था, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. मतलब नेचर की जिन चीज़ों को हम अशुभ मान लेते हैं, कई चीज़ों को, वो चीज़ें भी हमारे लिए कई जॉय और हैप्पीनेस लेके आती है, ओके. सो द पोएट यूज्ड दिस नेगेटिव रेफरेंसेस ब्यूटीफुली टू पोर्ट्रे, उसने डिस्क्राइब किया पोइट ने कि कैसे ये चीज़ें हमारे मूड को चेंज कर देती हैं, जो कि इनको हम इनऑस्पिशियस थिंग्स बोलते हैं. दे कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू, वो हमारे लाइफ में खुशियाँ और आनंद लेके आ सकती है. वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, चीज़ों को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ओके. वी शुड बिकॉज should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us. मतलब इन चीज़ों को जैसा प्रकृति ने हमें दिया है वैसा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वैसा नहीं कि उनको हम ओनली फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है. चीज़ों को हम भगवान ने कोई चीज़ अगर बनाई है तो उसको ऐसे ही नहीं बनाई, उसका कुछ ना कुछ बोलते ना, हर एक चीज़ का अपना एक ना महत्व होता है, ठीक है. तो उसे हमें
इनऑस्पिशियस मान के या उसको बैड या बुरा मान के उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज दीज आर ऑल्सो द थिंग्स और दीज आर द पार्ट ऑफ नेचर, ये नेचर का पार्ट है जो हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकती है, हमारे मूड को चेंज कर सकती है, बिकॉज प्रकृति जो रहस्य से भरी हुई है, हम जानते ही हैं कि प्रकृति अपने आप में एक हीलर है, ठीक है, जो कई सारे रहस्यों से भरी हुई है, राइट। सो वेरी ब्यूटिफुली द पोएट डिस्क्राइब्ड द थिंग्स विच आर described which are generally considered inauspicious. Okay, so here the rhyming scheme was ab poetic devices हम देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ की जो राइम स्कीम है इस पोम की ABCD आपको बता दें राइम स्कीम क्या होती है, ठीक है, यू नो वेरी वेल। देखिए जैसे क्रो, स्नो, ठीक है, तो ये जो साउंड है दोनों मैच कर इसलिए हमको ए दे दिया, ठीक है। और मी और ट्री, ठीक है, ए साउंड थोड़े मैच कर इसको हमने बी नाम दे दिया, ठीक है। तो राइम स्कीम पहले स्टेंजा क्या हो गई A B, ठीक है, A B, ओके। सेम हियर हार्ट, ओके, हार्ट एंड पार्ट, मूड एंड रूड, तो ये जो सेम चीज़ें उनको हम C D दे देंगे, ठीक है, वेरी गुड। सो द राइम स्कीम ऑफ दिस फर्स्ट स्टेंजा AB, okay, and CD, right, very easy. Now next poetic device is used here, alliteration, जो कि हम देखते हैं। alliteration means the repetition of consonant sound, ठीक है, closely connected words के साथ इसको हम बोलते हैं, इसमें यूज़ किया गया इंस्टेंट लाइक हैज़ और हार्ट। द इंस्टेंस ऑफ alliteration आर गिवन, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे देखो एच और एच क्लोजली कनेक्ट, मतलब एक ही लाइन में जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे देखो एच यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी एच है, इसलिए इसको अलिट्रेशन बोलेंगे। एंड सेव्ड सम पार्ट, देखो यहाँ पे भी सेव एस एस करके रिपीट हो रहा है, ठीक है, एस और एस, सेव्ड सम एस कॉन्सोनेंट है जो कि इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स है ना, वर्ड्स की बिगिनिंग में जब कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगे या किसी पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड एक ही लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड्स की बिगिनिंग हो रही है, इसको अलिट्रेशन कहेंगे, ओके। The definition is already here, you can read the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected, मतलब वो एक ही लाइन में होना चाहिए या closely connected words होना चाहिए, right। now inversion, as I already clearly mentioned in the first stanza, the first stanza of this poem was not correct according to the grammar structure or sentence structure के according नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। this is only to just give like proper rhyme और rhythm, ओके, उसको राइम और रिदम देने के लिए पोइट जो होते हैं इसे यूज़ करते हैं, मतलब ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, राइट। नाउ द सेकंड वन इज हियर एजोनेंस, यू नो प्रोमिनेंस ऑफ वोवेल साउंड, जैसे हमने अभी अलिट्रेशन में देखा था क्या वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड से लेटर की शुरुआत हो रही है, ठीक है, बट हियर एजोनेंस में वोवेल साउंड को देखा जाए, किसको, वोवेल साउंड को, राइट। जैसे जो साउंड थ्रू आउट द लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस, देखो यहाँ पे देखिए इन स्टेंजा 1 लाइन 2 शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन यहाँ पे जो ज़्यादा कौन सा साउंड प्रोमिनेंट भी है, यहाँ पे ओ साउंड प्रोमिनेंट है, राइट, ओ साउंड ज़्यादा, देखो यहाँ पे ओ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एजोनेंस, यहाँ पे वोवेल साउंड को ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ किया गया है, राइट, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स वी सी हियर एंजाबमेंट, when the same sentence continues to the next line without the use of punctuation, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एंजाबमेंट, इसको एंजाबमेंट कहेंगे। इट हैज़ बिन यूज थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम में आपको कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंजाबमेंट, ठीक है। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो और यू कैन ऑल्सो सी, यू कैन ऑल्सो सी लाइक देखिए इसमें कहीं आपको फुल स्टॉप कहीं कॉमा लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है, ओनली इन द लास्ट वी आर सीइंग द कॉम फुल स्टॉप हियर, बाकी बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड एंजाबमेंट। सो आई होप डियर फ्रेंड्स you understood the poem, okay, yeah, so thank you very much for watching the video, please like, share and subscribe our channel,
थैंक यू वेरी मच।